अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब? आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब 5 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई और स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टार्ट कर देते हैं। चलो, आई थिंक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बता दें कि आपका मिड कैसा हुआ है। पेपर ठीक हो गया आपका? सर बेहतर ही हो गया था, थोड़ा बहुत ठीक जाने हो गया था, थोड़ा बहुत। जाने सही है। अच्छा, बाकी ये है कि मिड तक हमने अपना जो बेसिक स्टैट्स का कोर्स था वो हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमारे पास जी। डाटा से जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो थी, डाटा का थोड़ा इंट्रोडक्शन था, हमारे क्लासिफिकेशन मेथड्स थे, टेबल्स फॉर्म थी, ग्राफ थे, उसके अलावा एवरेजेस, मीडियन, मॉड और वेरिएंसेस वगैरह थे। उनको हमने डिस्कस किया था। तो मिड के बाद जो आज से हम स्टार्ट करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के हैंडआउट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उनको भी आप रीड कर लीजिएगा। उसके साथ साथ हम यहाँ पे भी डिस्कस करते जाएंगे। तो ठीक है, ये स्क्रीन पे आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। चलें। अच्छा, स्क्रीन पे आपको एक डेफिनेशन सबसे पहले नज़र आ रही होगी प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी इज ऑफन कॉल्ड द व्हीकल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट इज डिफाइंड एज द चांसेस ऑफ एन इवेंट अकरेंस। ठीक है। तो डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो सी है, ये एक किस्म की व्हीकल है स्टैटिस्टिक्स का, यानी स्टैटिस्टिक्स इस पे बेस करती है, या इसकी यानी एक रूट है स्टैटिस्टिक्स की। और ये इसको हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी जो कोई इवेंट है वो अकर होता है या नहीं होता, उसके होने का चांस या ना होने का चांस। तो ये प्रोबेबिलिटी है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी के लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एहतमाल का। ठीक है। ये ना तो कोई नेगेटिव वर्ड है, ना ही कोई पॉजिटिव वर्ड है। ये एक न्यूट्रल किस्म का वर्ड है, जो किसी भी इवेंट के होने या ना होने का जो अ, उसको इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको शो करती है। ठीक है। देखिए, जैसे एग्जांपल इसकी मैं कोट करता हूँ कि जैसे कल के दिन कोई आप में से कोई जो दोस्त है वो बोले कि
कल बारिश होगी, ठीक है। अब उसने ये कह दिया कि कल बारिश होगी, या उसको लगता है कल बारिश होगी, तो वो उसने एक स्टेटमेंट दे दी है। अब उसने स्टेटमेंट दे दिया है कल बारिश होगी। अब इस तरह भी हो सकता है कि बारिश नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो जब वो अगर वो बोलता है कि मुझे 80% यकीन है या 80% चांसेस है कि कल बारिश होगी, तो उसने एक न्यूमेरिक वैल्यू उसमें यूज कर ली स्टेटमेंट के अंदर। इस न्यूमेरिक वैल्यू ने एक तो स्टेटमेंट को ज्यादा स्ट्रेंथन भी कर दिया। सेकंड, उसने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो वो स्टेटमेंट बोल रहा है 80% वो इस पे यकीन भी रखता है, और 20% उसको अनसर्टेनिटी है। 20% वो ये कहता है कि अगर वो कहता है कि कल 80% चांसेस है कि बारिश होगी, तो 20% चांसेस ये भी तो है ना कल बारिश नहीं होगी। तो उसकी स्टेटमेंट जो सी है उसको न्यूमेरिकल वे में हम उसको फिर डिफाइन कर पाते हैं। तो बेसिकली यही प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या करती है, वो कोई भी जो स्टेटमेंट्स होती हैं या स्टेटमेंट्स के अंडर कोई जो इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं, उनकी आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देती है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू की बेस पे आपको पता चल जाता है कि ये अगर जो इवेंट होना है इसके होने के चांसेस क्या हैं, और किस इवेंट के चांसेस ना होने के चांसेस कितने कम है। अच्छा, अब होता क्या है, अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी को, तो प्रोबेबिलिटी जो सी है ये आपकी रियल लाइफ के अंदर काफ़ी इसकी यूटिलाइजेशन है। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी इसका यूज़ है। देखिए आप क्या करते हैं कि अगर आप अ, कोई नेटफ्लिक्स अगर आप यूज़ करते हैं, तो नेटफ्लिक्स पे अगर आप 3 4 5 मूवीज अगर आप देखते हैं, एक्शन से रिलेटेड एक्शन मूवीज देखते हैं, तो क्या करता है कि वो आपको एक्शन मूवीज की ही आगे सजेशन देना शुरू कर देता है। या इसी तरह अगर आप यूट्यूब देखते हैं, तो यूट्यूब में जिस तरह की आप वीडियोस देख रहे होते हैं, अगर आप कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं या आप कोई इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, तो अगले सजेशंस भी आपको वैसे ही देना शुरू कर देता है। तो बेसिकली वो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे कैलकुलेशन हो रही होती है, फोरकास्ट हो रही होती है। इस शख्स को इस तरह की चीज पसंद है, तो इसको कितने परसेंट चांसेस है कि अगर इससे मिलती जुलती चीज मैं इसको दिखाऊं तो वो उसको ओपन कर लेगा। इसी तरह आपकी जो बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेस हैं, आपकी कोई शॉप है, कोई आपका रिटेल स्टोर है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। आपकी जिस तरह अगर कोई आपने कोई आपकी कोई इंडस्ट्री है या आपकी कोई शॉप है, कपड़ों से रिलेटेड शॉप है, तो उसको पता होता है कि मैंने किस तरह का माल शॉप में रखना है, या किस तरह की चीज़ मैंने ऑर्डर करनी है, या मैंने उसको बनवानी है चीज़। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये आजकल ये ट्रेंड है, तो इस चीज को मैं अगर बनवाऊंगा तो कितने परसेंट चांसेस है कि ये चीज बिक जाएगी। तो इस तरह के केसेस के अंदर प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक जो एक फार्मूला है, इंतहाई सिंपल है, जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आपको आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। यानी जो नंबर ऑफ वेज एट इवेंट कैन अकर, ये वो वाला इवेंट है जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, या जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं। तो वो कितने तरीकों से अकर हो सकता है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉसिबिलिटी से, कि वो उसके अलावा भी जितने इवेंट्स हैं वो जो अकर हो सकते हैं टोटल, वो कितने हैं। तो इसकी जो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, वो हमारे पास हमेशा 0 से 1 के दरमियान में आती है, ठीक है। अगर आपका आंसर 0 से कम यानी नेगेटिव आ रहा है, या अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा यानी 1.1 या उससे ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपसे कोई वहाँ पे मैथमेटिकल कोई मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन के दौरान। तो उसको आप दोबारा रिव्यू करें, रिव्यू करके अपने क्वेश्चन को दुरुस्त करें, आपका आंसर हमेशा 0 से 1 के दरमियान आएगा, ठीक है। उसी को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। अब हम अगर हम इसको देखें, तो यहाँ पे एक छोटी सी उसने एग्जांपल भी साथ दे दी है कि व्हेन वी टॉस अ कॉइन द इवन occurrence आर हेड एंड टेल, ठीक है। जो इवेंट है, यहाँ पे वो टी मिस कर गया है, टाइपो मिस्टेक है कि जो इवेंट है, अब अगर हमारे पास है कि कोई कॉइन है, एक सिक्का है, हम उसको टॉस करते हैं या उसको उछालते हैं, तो उछालने के बाद उसकी दो साइड्स हैं, एक हेड्स है और एक टेल्स है। तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई उसका जो फेस आएगा वो अप होगा, ठीक है। यानी हमारी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हेड है या टेल है। अब उसके बाद जो हमारा जो जिसमें हम इंटरेस्ट ले रहे हैं इवेंट में, वो या तो हेड हो सकता है या वो टेल हो सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें।
तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास बनेगी एक सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या है, आप लोगों ने सेट्स पढ़े होंगे। ठीक है, आपने मैथ के अंदर सेट्स को पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट के अंदर भी और मैट्रिक के अंदर भी। तो सेट्स हमारे क्या होते थे, हमारा सेट ए और सेट बी होता था, फिर एक हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता था जिसमें तमाम सेट्स की जो एलिमेंट्स होते थे वो उसमें मौजूद होते थे। इसी तरह जो सैंपल स्पेस है इसमें भी तमाम वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो उसमें किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास आप किसी से क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर है यस या नो, तो आपकी जो सैंपल स्पेस है वो यस या नो पे मुश्तमिल होगी। अगर इसी तरह अगर आप किसी से एमसीक्यूज पूछते हैं, तो आप एमसीक्यू का क्वेश्चन है और उसमें ए बी सी डी ई पांच उसमें ऑप्शन है, उसमें से कोई उसने चूज करना है, तो वो जो पांचों ऑप्शन है वो उसकी सैंपल स्पेस है। ठीक है, उसमें से वो कौन सा ऑप्शन चूज करता है वो आपका वो इवेंट होगा जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसी तरह अगर आप एक बटन है वो ऑन या ऑफ हो सकता है, तो उसकी सैंपल स्पेस हमारे पास ऑन या फिर ऑफ, ये दो इसमें मुश्तमिल होगी। तो ये जो केस है हमारे पास, इसमें हमारे पास कॉइन है। तो कॉइन जब भी हम टास्क करेंगे हमारे पास या हेड जाएगा या टेल जाएगा। तो जब भी हेड या टेल जाएगा तो ये इसकी सैंपल स्पेस है। तो जो सैंपल स्पेस है उसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, वो उसने वहां पे मेंशन कर दिया है। फिर वो कह रहा है कि हाउ मैनी चांसेस टू कम हेड एंड टेल। ठीक है, वो कह रहा है कि कितने चांसेस हैं कि जो आपने पॉइंट टास्क किया है वो हेड, उसका जो फेस है वो हेड अप हो या फिर टेल अप हो। तो उसका जो फार्मूला है अब आपके पास एम ओवर एन है। एम ओवर एन क्या है, एम डिफाइन कर रहा है कि नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर, और एन है हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो जो एम है वो हमारे पास एक ही है, क्योंकि एक दफा हमने टॉस उछाला है तो एक दफा ही हेड आ सकता है, तो वन आ जाएगा। टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास टू है, तो वन बाई टू हमारे पास 0.5 है। इसी तरह टेल के केस में भी सेम है, जब हमने एक दफा ही कॉइन को उछाला है तो टेल हमारे पास एक दफा ही उसका फेस अप आएगा, तो उसके भी जो फार्मूला है 1/2 और 0.5। इसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 50% आ जाता है। जिसका मतलब है कि जब भी हम हेड या टेल को की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे एक दफ़ा कॉइन टॉस करने से, तो हमारे पास 50% चांसेस हैं कि वो हेड आएगा और 50% ही चांसेस है कि टेल आएगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी हमेशा वहाँ पे आपको अच्छा आंसर करती है जहाँ पे आपका इवेंट इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है, ऐसा इवेंट जिसके ऊपर कोई और फैक्टर इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो। ठीक है, वो अपने ही बिहेवियर में के अंदर आपको कोई ना कोई आंसर करे। देखिए, अगर आपके पास कॉइन है और वो कॉइन आप जब अगर दो पार्टी हैं वो टास्क करती हैं, तो उन दोनों को यकीन होता है कि इसका आंसर 50-50% ही आएगा। लेकिन अगर आप एक कॉइन के अंदर कोई इम्प्योरिटी आ गई है और आपकी हेड साइड पे इम्प्योरिटी ज़्यादा आ गई है, तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। जब आप उसको टॉस करेंगे उसमें जी फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो वो उसकी जो साइड होगी वो डाउन हो जाएगी। अगर टेल साइड में इम्प्योरिटी है तो आंसर आपके पास हेड ही आएगा। उसको आप 3 दफा उछालेंगे आपके पास हेड ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि इम्प्योरिटी की वजह से वो अब 50-50% उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं रही, उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है। तो उस तरह के कॉइन के ऊपर कोई भी जो टॉस होगा उसमें कोई भी पार्टी तैयार मानने को उसको तैयार नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास एक डाइस होता है, जो लूडो का दाना जो अक्सर आप खेलते हैं लूडो, तो उसमें एक दाना यूज होता है जिसको डाइस बोलते हैं। उस पे आपके पास 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब भी आप उसको रोल करते हैं तो इंडिपेंडेंटली आपको कोई ना कोई वो नंबर देता है। तो अगर उसको उससे कोई फैक्टर इन्वॉल्व है, वो अभी घूम रहा है, आप उसको हाथ से रोक दें या उसमें कोई इम्प्योरिटी आ जाए। इम्प्योरिटी क्या है कि उसमें जो तीन का हिस्सा है वो 2 दफा प्लेस हो जाए और 5 उसमें से प्लेस करना वो भूल जाए, तो उसमें क्या होगा, वो फिर आपका इम्परफेक्ट सा डाइस हो जाएगा, वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। तो इस तरह के केसेस जो से होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंटली आपके पास इवेंट अकर होता है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड करती है। इसी तरह एक और केस हमारे पास है जिसमें हमारे पास जो कार्ड्स हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसकी एग्जांपल है। प्लेइंग कार्ड्स अक्सर जो बॉयज़ हैं उनको तो आइडिया होगा, कुछ गर्ल्स को भी आइडिया होगा। तो प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास होते हैं जो ताश के पत्ते होते हैं, उसको हम बोलते हैं डेक बोलते हैं।
या प्लेइंग कार्ड्स आप पैक बोलते हैं। तो पैक या डेक आपकी स्टेटमेंट में जो वर्ड यूज हो, इसका मतलब है कि आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स मौजूद हैं। तो ये जो प्लेइंग कार्ड्स का जो डेक होता है, जो पैक होता है, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। इसकी आगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह हमने मिनट से पहले डिस्कस किया था, वो क्या था कि आप डाटा को क्लासिफाई कर देते हैं, क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, और उसको आप डिवाइड करते हैं किसी ना किसी उसकी एट्रीब्यूट के ऊपर या उसकी करेक्टरिस्टिक के ऊपर, आप उसको उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास चार मेन क्लासिफिकेशन होती हैं, जो उसके साइंस होते हैं। ठीक है। अब जो सॉरी, उससे भी पहले उसकी क्लासिफिकेशन उसकी कलर की बेस पे होती है। ठीक है। यानी आपके पास जो 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 कार्ड्स आपके पास रेड होते हैं और 26 कार्ड्स भी आपके पास ब्लैक होते हैं। तो रेड और ब्लैक कार्ड्स आपके पास 26 होते हैं। इसी तरह जो रेड कार्ड्स हैं उसके अंदर दो फैमिलीज होती हैं, और ब्लैक कार्ड के अंदर भी दो फैमिलीज होती हैं। जो रेड कार्ड्स होते हैं उसमें एक आपके पास हार्ट होता है, जो अगर फर्स्ट बुलेट को आप देखें तो हार्ट का साइन भी साथ मेंशन है। इस तरह उस पर हार्ट बना होता है और ये रेड कलर में होता है। फिर आपके पास डायमंड होता है, ये भी रेड कलर में होता है, और इसका जो सिंबल है या इसका जो आइकॉन है वो आपको नजर आ रहा होगा। फिर जो थर्ड बुलेट में आपके पास क्लब्स का कार्ड्स होते हैं, ये क्लब्स की शेप आपको नजर आ रही होगी, ये ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। और फिर आपके पास स्पेड्स होते हैं, ये भी ब्लैक कलर में होते हैं, और इसका भी आपको साइन नजर आ रहा होगा। तो टोटल हमारे पास हर जो ये फैमिली है, जिसको अगर हम कार्ड्स को शेप की बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तो ये चार फैमिलीज बनती हैं, जो हार्ट, डायमंड, क्लब्स और स्पेड्स है। जिसमें हार्ट और डायमंड हमारे पास रेड कार्ड्स हैं, क्लब्स और स्पेड्स हमारे पास ब्लैक कार्ड्स हैं। उसके बाद जो हर फैमिली है उसके अंदर 13-13 कार्ड होते हैं। ठीक है। 13-13 कार्ड होते हैं। अब जो 13 कार्ड होते हैं, उनकी भी आगे से उनकी कुछ सिंबल्स हैं या उनकी कोई एक अपनी यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन है। उसमें हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं, वो उसमें जो 9 कार्ड होते हैं, वो हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी इस पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं या न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो ये 2 से लेके 10 तक जा रहे होते हैं। उसके बाद एक कार्ड होता है हमारे पास जिसको हम एस बोलते हैं। ठीक है। उसको उसके ऊपर ए मेंशन होता है। ठीक है। तो अब टोटल हमारे पास 10 कार्ड हो गए, जिसमें एक हमारे पास ए है और 9 हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज वाले कार्ड हैं। पीछे रह गए 3 कार्ड। इन 3 कार्ड्स को हम पिक्चर कार्ड भी बोलते हैं। अभी जो पिक्चर कार्ड्स होते हैं, इसमें एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है। किंग के ऊपर के मेंशन होता है, क्वीन पे क्यू मेंशन होता है और जैक पे जे मेंशन होता है। तो इस तरह इन कार्ड्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर आप ये पिक्चर देखें, तो इस पिक्चर के अंदर ये है तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। तो इसमें जो फर्स्ट जो रो है हमारे पास, ये हार्ट्स की है। ये हमारे पास रेड कलर के कार्ड्स होते हैं। फिर हमारे पास एक जो रो है वो डायमंड्स की है। ये हमारे पास ये भी रेड कलर के कार्ड्स होते हैं। थर्ड रो हमारे पास स्पेड्स की है। तो ये भी हमारे पास यानी ये ब्लैक कलर में होते हैं। और लास्ट हमारे पास क्लब्स है, ये भी हमारे पास ब्लैक कलर, सॉरी जो स्पेड्स होती है वो थर्ड रो है, लास्ट रो है, और क्लब्स हमारे पास थर्ड रो है। ठीक है। तो जो क्लब्स हैं उसका निशान इस तरह का है, जिस तरह ये फ्लावर सा एक बना हुआ है, और जो स्पेड्स हैं उसके ऊपर ये लास्ट जो रो है ये वाला सिंबल होता है। तो टोटल हमारे पास ये 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये होता क्या है इसका, इस पे हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं कि अगर हम किसी एक कार्ड पैक में से हम ड्रॉ करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी का ओरिजिन है, ये बेसिकली ओरिजिन भी इसका ये प्लेइंग कार्ड से ही है। सबसे पहले जो रूल्स बनाए गए थे प्रोबेबिलिटी के और उसको जो अप्लाई किया गया था एक्चुअल यानी एक्चुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो वो ये प्लेइंग कार्ड्स ही थे। जिस तरह आपको पता है कि वेस्टर्न के अंदर जो एक बेट लगती है, जुआ खेला जाता है, उसमें प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो उसके कसिनोज के अंदर वहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो उसके जीतने के लिए कि आपके जीतने के चांसेस क्या हैं, आपने उस पर बेट क्या लगानी है, बेट ज्यादा लगानी है या आपने बेट कम लगानी है, उस तरह उसको फाइंड करने के लिए अगर आपको जीतने के चांसेस ज्यादा हैं तो आप बेट बढ़ा देते हैं, जीतने के चांसेस कम है तो बेट कम कर देते हैं। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी का यूज किया गया था।
तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड है हमारे पास, कि अगर नंबर 1 देखें आप, तो वो कहता है कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड आप ड्रॉ करते हैं तो वो कार्ड आपके पास रेड कार्ड है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो फार्मूला है हमारे पास वो है कि नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन बी अकर डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो जो इवेंट है ये 26 टाइम्स हमारे पास आ सकता है, क्योंकि हमारे पास 26 कार्ड हैं। उन 26 में से कोई भी जो एक कार्ड होगा अगर वो ड्रॉ हो गया तो वो रेड कार्ड होगा। और जो टोटल कार्ड है हमारे पास वो 52 है, यानी 52 कार्ड में से कोई भी, वो ब्लैक कार्ड भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 या 50% हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर हम कोई कार्ड को ड्रॉ करें तो वो रेड कार्ड हो। इसी तरह वो कह रहा है कि सेकंड जो क्यूरी है वो है कि अगर वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड आप ड्रॉ करें वो स्पेड का हो। तो जैसे कि आपको पता है कि जो स्पेड की फैमिली है उसमें 13 कार्ड होते हैं। तो उन 13 कार्ड में से कोई भी जो कार्ड ड्रॉ होगा अगर वो आए डिवाइडेड बाय जो टोटल हमारे पास कार्ड हैं उसके साथ जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है 1/4, यहाँ पे 25% आती है। फिर जो जो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो कार्ड ड्रॉ किया है वो हमारे पास एस हो। तो एस आपको पता है कि आपके जो एक डेक है, जो पैक ऑफ कार्ड्स है उसके अंदर आपके पास 4 एसीज होते हैं। ये चारों एसीज हर फैमिली में एक एक मौजूद होते हैं। तो ये जो एस है, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल जो आउटकम है 52, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/13 आ जाती है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आपने ड्रॉ किया है वो आपके पास रेड हो और 5 हो। ठीक है, यानी कि उसके पे जो नंबर हो वो 5 हो और उसका कलर भी आपके पास रेड हो। तो जो 5 नंबर वाला जो कार्ड है वो आपको पता है कि या तो आपका हार्ट में होगा या फिर आपका डायमंड में होगा। तो आपके पास टोटल 2 कार्ड्स बनते हैं। तो 2/52 हमारे पास 1/26 प्रोबेबिलिटी आ गई है। अच्छा, फिफ्थ जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो कार्ड ड्रॉ किया है वो 5 है, 8 है या 9 है। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि 5 और 8 और 9। ठीक है, जब भी और का वर्ड यूज होगा प्रोबेबिलिटीज आपकी प्लस होंगी, और जहां पे एंड का वर्ड यूज होगा वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पे और का यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज प्लस होंगी। तो जो 5 है हमारे पास, 5 हमारे पास हर फैमिली में एक कार्ड मौजूद है। एक डायमंड में है, एक हार्ट में है, एक स्पेड्स में है, एक क्लब्स में है। तो 4/52 प्रोबेबिलिटी आ गई। प्लस हमारे पास जो 8 है वो भी चारों फैमिलीज में है, 4/52। प्लस 9 भी हमारे चारों फैमिलीज में है, तो 4/52। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/13 आ रही है। जो सिक्स्थ क्यूरी है उसमें वो क्या पूछता है कि अगर क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर जो कार्ड जो ड्रॉ करें हम वो पिक्चर कार्ड हो। अब पिक्चर कार्ड आपको पता है कि एक फैमिली के अंदर 3 पिक्चर कार्ड होते हैं जिसमें जोकर है, क्वीन है और किंग है। ठीक है, ये J, Q, K जो पिक्चर कार्ड होते हैं इनपे एक पिक्चर बनी होती है। तो हमारे पास टोटल 4 फैमिलीज हैं। तो 3 × 4 हमारे पास 12 हमारे पास कार्ड हैं। तो 12/52 हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है 3/52 आ रही है। 3/52, सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ है, 12/52 बनती है हमारे पास। अच्छा, फिर हमारे पास जो लास्ट जो है हमारे पास थ्योरी वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक पिक्चर कार्ड। देखिए अब उसने एक और फर्दर इंफॉर्मेशन दे दी है कि पिक्चर कार्ड तो हो लेकिन वो ब्लैक हो। ठीक है, तो आपको पता है कि एक फैमिली के अंदर हमारे पास 3 पिक्चर कार्ड होते हैं और हमारे पास 2 फैमिली ऐसी हैं जिनका कलर ब्लैक है। तो 3 × 2 हमारे पास 6 आ गया। तो 6/52 हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो बनती है ऐसे कार्ड्स पिक्चर कार्ड्स की जिनका कलर ब्लैक हो। अच्छा बेटा, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, किसी को समझ ना आई हो तो हम फिर आगे चलेंगे।
सर आ गई हेलो है समझ। आ गई जी है? सर आ गई है। हेलो चलो हेलो हेलो, हाँ जी। जी सर आ अस्सलाम गई है सर। समझ। अच्छा अच्छा बेटा, इस तरह करें, अब जरा पेज और पेंसिल जरा पकड़ ले, मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ, जरा उसको सॉल्व करें आप। चलिए रजिस्टर पढ़ी। अच्छा, क्वेश्चन है आपके पास कि क्या प्रोबेबिलिटी हो कि आपके पास 2, 3 और 4 इन कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नोट कर लिया आपने? बेटा माइक अपने सब ओपन कर ले, सब अपने माइक ओपन कर ले, किसी का माइक नहीं होना चाहिए। फहद, आपका माइक म्यूट है अभी तक। ये आईफोन के नाम से जो यूजर है, इसका माइक अभी तक सर बेटा ऑन है माइक। हाँ, ये बेटा अपना ओरिजिनल नाम अपने उसके ऊपर लिखें, ये आईफोन आपका नाम नहीं है। जी जी सर मेरा माइक में समझा ऑन था, सॉरी सर। हाँ, और मौजम है बेटा, आपका भी माइक अभी तक ऑफ है। मौजम, रोल नंबर 1426। चलो, आपको क्वेश्चन लिखवाया मैंने कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 कार्ड्स की, जो कार्ड होंगे आपके पास 2, 3 और 4। ठीक है, नोट कर लिया क्वेश्चन आपने? जी सर। अब सेकंड क्वेश्चन लिखें। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किंग के आने की, यानी जो किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कि आप जो कार्ड ड्रॉ करें तो आपके पास किंग है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये अकील मलिक, अकील मलिक। जी जी सर। बेटा ये क्या जी शोर सर। आ रहा है आपके? सर कुछ भी नहीं सर, वो ऐसे ही वो साथ वाले रूम में आवाज आ रहा अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आप नोट करें। है। सर नोट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन नोट करें कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड ए आने की, यानी रेड कलर का जो एस है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा, ये दो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ए। ठीक है, ओके हो गया सर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें आप कि क्या प्रोबेबिलिटी हो कि आपके पास स्पेड्स का 5 आए, स्पेड्स के 5 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स। हाँ, प्रोबेबिलिटी और स्पेड्स जान 5, इधर बना बंद का स्पेड्स 5। है भी बंद का। यानी 5 नंबर का हो और स्पेड्स का हो। अच्छा, और बंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास कोई नंबर कार्ड आए। नंबर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर कार्ड कैन बी अकर। ठीक है, तो नंबर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक हो गया? अब कोई बच्चा रिपीट रिपीट करेगा क्वेश्चन को जो लिखवाए हैं मैंने?
कोई एक बच्चा रिपीट कर दे सब। या सर मुअज्जम, फर्स्ट सर मुअज्जम। फर्स्ट क्वेश्चन आपने दिया था, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3 4। ठीक है, सेकंड था प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। ठीक है, थर्ड था सर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ए। सही है, ठीक है। और फोर्थ था सर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स 5। ठीक है, और सर लास्ट आपने दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड्स कैन बी अकर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक नंबर कार्ड्स। ठीक है, जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक नंबर कार्ड, ये भी नोट कर लें। ठीक हो गया। जी सर। अब लास्ट में आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल पे आपने लिखना है कि 52 कार्ड्स हैं। उसके नीचे कलर की फैमिली क्या है, कलर के नीचे आपके पास जो सिंबल फैमिलीज कौन सी हैं, और सिंबल फैमिलीज के नीचे आपके पास नंबर कार्ड्स और आपके पिक्चर कार्ड्स कितने हैं। ठीक है, आपने ये एक वो, सर ये लास्ट, हाँ जी ये आप, सर ये लास्ट वाला रिपीट कीजिएगा टेबल वाला। आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। ठीक है, जी जी। जो एक चार्ट सा नहीं होता, फ्लो चार्ट जिसको बोलते हैं, कि सबसे जी ऊपर जी सर। होगा कि एक प्लेइंग कार्ड का पैक है जिसमें 52 कार्ड्स हैं। उसके नीचे जी जी उसके दो हिस्से बनेंगे, जिसमें ब्लैक और रेड कलर्स हो जाएंगे। फिर ब्लैक रेड के दोबारा फर्दर दो दो हिस्से होंगे, जिसमें इनके सिंबल्स होंगे, और सिंबल्स के नीचे फिर इनकी नंबर कार्ड्स होंगे और इनके पिक्चर कार्ड्स होंगे। ठीक है, यानी जिस तरह जी जी। आपके, आपने ये करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, और कल आपने जमा करवानी है मुझे ये। ठीक है, ठीक हो गया सर। ठीक हो गया, इसकी प्रैक्टिस करें आप, और कल के लेक्चर में हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक हो ओके गया सर। सर। चले ये लेक्चर मैं फिर आपको अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे करके। ठीक है, ठीक है चलो, सर। ओके, ओके सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ओके सर। अल्लाह हाफिज सर।